सभी लोग अपनी नजरें उस आवाज के स्रोत की ओर घुमा लेते हैं। वहां उन्होंने एक युवक और युवती को अपनी ओर आते देखा। यहाँ मौजूद सभी युवा कोल्हापुर की टॉप परिवारों से थे। कोल्हापुर पुणे शहर के करीब होने के कारण उन्होंने निश्चित रूप से इन दोनों को देखा हुआ था। ये दोनों बहुत प्रसिद्ध थे और इस समूह के लोग भी इनका सम्मान और प्रशंसा करते थे। ये दोनों नए आए लोग कोई और नहीं बल्कि निखिल के सौतेले भाई बहन अभय और मोनिका थे। पिछले 3 दिनों से वे कोल्हापुर शहर में ठहरे हुए थे। उनका मकसद यही था कि पता लगाया जाए कि कोल्हापुर में किसने निखिल की मदद की थी। लेकिन इतने लंबे समय तक यहाँ रहने के बावजूद उन्हें एक भी सुराग नहीं मिला। इसके अलावा निखिल के कदम इतने अनियमित थे कि उनका पीछा करना नामुमकिन हो गया था। आज उन्हें कोल्हापुर शहर की दूसरी पीढ़ी ने रेसिंग कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए आमंत्रित किया था। आखिरकार यह साप्ताहिक बड़ा आयोजन था। उन्होंने स्वीकार कर लिया था और इसी कारण वे यहाँ आए थे। लेकिन उन्हें कभी उम्मीद नहीं थी कि उनका भाई निखिल भी यहाँ होगा। और जो उन्होंने देखा उससे पता चला कि निखिल अभी इन सेकंड जनरेशन लोगों से परिचय करवा रहा था। अब उन्हें यकीन हो गया कि निखिल का इनसे कोई रिश्ता नहीं था। फिर ये स्पोर्ट्स कार खरीदने के पैसे कहां से ला रहा था? 1 मिनट में ही दोनों वहां समूह के सामने पहुंच गए। जैसे ही वे आए, युवाओं ने तुरंत उनकी चापलूसी शुरू कर दी, उनसे कनेक्शन बनाने की कोशिश में। आखिरकार वर्मा परिवार की मदद से उनकी फैमिली का विकास करना मुश्किल नहीं होता। यंग मास्टर अभय, यंग मिस मोनिका, स्वागत है, एकांश मुस्कुराते हुए बोला। उसने हाथ मिलाने के लिए बढ़ाया, लेकिन दोनों ने उसे अनदेखा कर दी, जिससे उसे झेंपते हुए हाथ पीछे खींचना पड़ा। बाकी लोगों ने भी अभिवादन करने की कोशिश की, लेकिन एकांश से सीख लेकर किसी ने हाथ आगे नहीं बढ़ाया। अभिवादन खत्म होने के बाद कोल्हापुर के टॉप परिवारों का समूह थोड़ा हकलाया हुआ था, क्योंकि अभय के पिछले शब्दों के अनुसार निखिल को रेस में हिस्सा नहीं लेना था। अब उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आगे क्या करें। आप लोग इतना टेंशन मत लो, हम रेस में हिस्सा लेने आए हैं, हम रेस के प्राइस को बढ़ा देंगे, मोनिका मुस्कुराते हुए बोली। फिर उसने उदासीन खट्टे निखिल की ओर देखकर कहा, निखिल, मुझे नहीं लगता कि तुम्हें रेसिंग में हिस्सा लेना चाहिए। आखिरकार तुम रेसिंग में अच्छे नहीं हो, तुम सिर्फ खुद को शर्मिंदा करोगे और ये अच्छी बात नहीं है। युवाओं को आश्चर्य हुआ कि निखिल और ये दोनों एक दूसरे को जानते हैं, और जो उन्हें दिख रहा था उस रिश्ते में अच्छापन नहीं था, बल्कि लग रहा था कि दोनों को निखिल पसंद नहीं। वहीं निखिल उन्हें लेकर बिल्कुल बेपरवाह लग रहा था। निखिल ने एक पल उसे देखा, फिर अपनी नजर अभय की ओर घुमाई, जो तिरस्कार भरी नजरों से उसे देख रहा था। मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि मुझे लेकर चिंता करने की जरूरत नहीं, मैं खुद संभाल लूंगा, और मेरी रेपुटेशन तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं। निखिल की आवाज इस बार सामान्य उदासीनता से ज्यादा ठंडी थी। अभय के शब्दों से माहौल में तनाव आ गया। अमीर दूसरी पीढ़ी के लोग इस स्थिति में क्या करें समझ नहीं पा रहे थे। वे जानते थे कि अभय और मोनिका को बीच में टोकना मना है, क्योंकि अगर उन्हें नापसंद आया तो उनके पीछे की फैमिली को नुकसान उठाना पड़ सकता था। अरे छोटे भाई, ऐसे मत बन, मैं तुम्हें बचपन से जानता हूँ और तुमने पहले कभी रेस में हिस्सा नहीं लिया, तो मैं ये तुम्हारे भले के लिए कर रहा हूँ, मोनिका ने निखिल के पिछले शब्दों को अनदेखा करते हुए कहा। युवाओं की आंखें लगभग बाहर निकल आईं। आखिरकार उन्हें तीनों को जोड़ने वाली चीज मिल गई। लगता है ये तीनों भाई बहन हैं और इनमें झगड़ा चल रहा है। चूंकि ये फैमिली का मामला था, इसलिए वे अपनी नाक नहीं डालना चाहते थे। वहीं उन्हें हैरानी हो रही थी कि निखिल पुणे शहर के वर्मा परिवार का सदस्य है। रवि, जो निखिल के पास खड़ा था, को भी अब कुछ समझ आया। उसने पहले निखिल का नाम निखिलसन वर्मा देखा था। यही नाम उसके आईडी और उस कॉन्ट्रैक्ट में था जो उसने निखिल को नौकरी पर रखते समय साइन किया था। निखिल ने भौहें सिकोड़ी। लगता है ये दोनों मुझे परेशान करने आए हैं, लेकिन मुझे ऐसा होने नहीं दूंगा। मुझे रेस में हिस्सा लेना है और जीतना भी है, वरना सिस्टम द्वारा दी गई समय सीमा खत्म होने से पहले मुझे दूसरी जगह रेस करने का मौका नहीं मिलेगा।
निखिल, क्यों ना तुम यहाँ से चले जाओ। मुझे नहीं पता ये कार तुमने कहाँ से लाई है, लेकिन मुझे लगता है तुम्हें इस रेस में हिस्सा नहीं लेना चाहिए, अभय ने घमंड से कहा। निखिल ने उसे देखकर कहा, क्यों ना हम एक शर्त लगाए। शर्त? हम तुम जैसे हारने वाले के साथ शर्त क्यों लगाएंगे? अभय जोर से हंसते हुए बोला और निखिल को मजाकिया नजरों से देखा। मुझे पता है कि तुम लोग हाल में कोल्हापुर में क्यों ठहरे हुए हो। अगर तुम शर्त जीत गए तो मैं बता दूंगा, अगर तुम हार गए तो आज रात को तुम्हें कोल्हापुर शहर से गायब होना पड़ेगा, निखिल ने कहा। निखिल की बात सुनकर दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा, फिर दोनों की आंखों में वही चमक दिखी। वे निखिल की ओर मुड़े और अभय बोला, लगता है तुम्हारा दिमाग अभी भी अच्छा काम कर रहा है, लेकिन तुम हमें किस चीज पर शर्त लगवाना चाहते हो? दाम तो पहले से ही तय है। हम रेस पर शर्त लगा रहे हैं, जो रेस जीतेगा वही शर्त जीतेगा, निखिल ने कहा। थोड़ी देर खामोशी के बाद अभय ठाका लगाकर हंस पड़ा, जबकि मोनिका नखरे से हंसी, जिससे आसपास के लड़कों का ध्यान उस पर चला गया और उनके चेहरे लाल हो गए। रेसिंग? मुझे लगा था तुम कोई और चीज पर मुकाबला करना चाहते हो। कभी सोचा नहीं था कि तुम उसी विभाग में मुकाबला चुनोगे जिसमें तुम सबसे खराब हो। काफी देर हंसने के बाद अभय ने निखिल का मजाक उड़ाया। रवि ने भौहें सिकोड़ी। उसे निखिल की शानदार ड्राइविंग स्किल याद आई। वह मन ही मन सोचने लगा, अगर निखिल की ड्राइविंग को भी एमेच्योर कहा जा रहा है, तो क्या इसका मतलब ये अभय उससे कहीं बेहतर ड्राइवर है? शर्त लगा रहे हो या नहीं? निखिल ने उदासीनता से पूछा। वह शब्दों में कुछ साबित नहीं करना चाहता था, सिर्फ उसके काम ही उसकी असली क्षमता दिखा सकते थे। ठीक है, शर्त लगा लेते हैं। अभय फिर हंसा और फिर शांत होकर बोला। उसके बाद रवि निखिल को रजिस्ट्रेशन एरिया में ले गया। हालांकि अमीर दूसरी पीढ़ी इस रेस को स्पॉन्सर कर रही थी, लेकिन वे इस कंपटीशन के मालिक नहीं थे, इसलिए उन्हें भी रजिस्टर करना पड़ता था। ये नियम था। रजिस्ट्रेशन के बाद निखिल ने अपना ध्यान अपने सौतेले भाई बहन की ओर किया। वह उन्हें बहुत अच्छे से जानता था। अगर वह शर्त जीत भी गया तो भी वे अपनी बात से मुकर जाएंगे और निखिल उनके खिलाफ कुछ नहीं कर पाएगा, ऐसा वे सोचते थे। इसलिए सुरक्षित रहने के लिए निखिल ने प्रस्ताव रखा, क्यों ना हम एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करें। इस तरह कोई भी अपनी बात से मुकर नहीं पाएगा। दोनों ने एक पल उसे घूरा, फिर मोनिका ने भौहें चढ़ाकर पूछा, तुम्हें अपनी फैमिली पर भरोसा नहीं? ओ नहीं, मैं भूल गई कि हम अब फैमिली में नहीं हैं। ये शब्द सुनते ही युवा हैरान हो गए। वे निखिल को देखने लगे, सोच रहे थे कि उसे फैमिली से क्यों निकाला गया, लेकिन साथ ही मोनिका को देखकर उनके मन में एक ही विचार आया, कितनी काली दिल वाली औरत है। मैं तुम्हें बहुत अच्छे से जानता हूँ। निखिल का जवाब छोटा था। मोनिका समझ गई कि निखिल टैक्सी किराए की बात कर रहा है। निखिल, ऐसे मत बनो, शायद वो ड्राइवर ज्यादा पैसे चाहता था। मैंने उसे पैसे दिए, लेकिन उसने तुमसे और मांगे, और फिर इतना छोटा टैक्सी किराया तुम अफोर्ड नहीं कर सकते, ऐसा तो नहीं है ना? बोलते हुए उसने निखिल को बैंक मैसेज दिखाया, जिसमें दिख रहा था कि उसने ड्राइवर को 5,000 ट्रांसफर किए थे। हालांकि निखिल को ड्राइवर का नाम नहीं पता था, लेकिन तारीख और समय देखकर उसे पता था कि पैसे ट्रांसफर करने की बात सच है, लेकिन मकसद अलग था, ये उसे पता था। जहां तक निखिल को छोटा किराया अफोर्ड न करने की बात थी, वो साफ था कि मोनिका उसे शर्मिंदा करना चाहती थी, लेकिन निखिल शर्मिंदा होने वाला नहीं था। मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेते हैं सुरक्षित रहने के लिए। मेरे लिए तो बिल्कुल, निखिल ने निर्णायक तरीके से कहा और प्रिंटिंग मशीन वाली जगह की ओर बढ़ गया। वहां एक छोटा ऑफिस था। यही ऑफिस रजिस्ट्रेशन और रेसिंग रिवॉर्ड के एडमिनिस्ट्रेशन का काम देखता था। निखिल ने उन्हें बताया तो एक स्टाफ ने टाइप करके एक साधारण कॉन्ट्रैक्ट प्रिंट कर दिया। कॉन्ट्रैक्ट का कंटेंट सरल था। आज की रेस में दोनों पक्षों में से जो हारेगा उसे अपनी शर्त पूरी करनी होगी। अगर नहीं किया तो उसे 3 साल तक किसी भी रेसिंग कंपटीशन में हिस्सा लेने से बैन कर दिया जाएगा। इस रेसिंग कंपटीशन के आयोजकों के पास ऐसा करने की ताकत थी। आखिरकार वे सिर्फ एक शहर में नहीं, बल्कि कई शहरों में थे, पुणे शहर भी शामिल।
कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के बाद अब रेस के प्राइस बढ़ाने की बारी थी। अभय ने 30 लाख दिए, मोनिका ने 20 लाख, कुल 50 लाख। दूसरी तरफ निखिल ने भी 30 लाख दिए। इससे दोनों भौहें सिकोड़कर सोचने लगे कि निखिल के पास इतने पैसे कहां से हैं। लेकिन उन्होंने पूछा नहीं, क्योंकि जानते थे कि निखिल बताएगा नहीं। उन्हें तब तक इंतजार करना था जब तक निखिल रेस हार न जाए। पहले स्थान को कुल 80 लाख मिलेंगे, दूसरे स्थान को 50 लाख, तीसरे स्थान को 25 लाख। अब जब सारे दांव लग गए तो जो भी रेस में हिस्सा लेना चाहता था वो अपनी अपनी कार में बैठ गया। निखिल ड्राइवर सीट पर बैठा और रवि ने को ड्राइवर सीट ली। फिर वे आखिरी कुछ मिनट बीतने का इंतजार करने लगे ताकि दोनों यहां से चले जाएं और कोल्हापुर शहर छोड़ दें। इसी से उसे अंदाजा हो गया कि भाई बहनों के बीच रिश्ता बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। अभय ने कहा था कि निखिल की ड्राइविंग स्किल एमेच्योर लेवल की है। रवि खुद देख चुका था कि निखिल कितना अच्छा ड्राइव करता है, लेकिन अगर उसे भी एमेच्योर कहा जा रहा है तो अभय तो प्रोफेशनल रेसर होना चाहिए। अगर उसका बॉस हार गया तो न सिर्फ उसकी रेप्यूटेशन खराब होगी, आखिर शर्त तो उसने ही शुरू की थी, बल्कि कोल्हापुर के बाकी सेकंड जनरेशन लोग भी मोनिका और अभय को खुश करने के लिए उसके खिलाफ हो सकते थे। बॉस, क्या आपको यकीन है कि आप इस रेस जीत जाएंगे? उसने पूछा, क्योंकि निखिल के चेहरे पर जरा भी घबराहट नहीं थी, बल्कि उसने अपने बॉस को सिर्फ 2 बार मुस्कुराते देखा था, वो भी पल भर के लिए। गुस्सा होना तो उसने कभी देखा ही नहीं। उसके आकर्षक चेहरे पर ज्यादातर उदासीनता ही छाई रहती थी। इसकी चिंता मत कर, अगर मैं जीत नहीं सकता तो इनसे शर्त क्यों लगाता? फिर तो मैं या तो उन्हें बता देता जो वे जानना चाहते थे, या फिर चुपचाप चला जाता। निखिल ने स्टीयरिंग व्हील थामे हुए जवाब दिया। रवि ने यह सुनकर सिर हिलाया। आखिरकार मौजूदा कानून के अनुसार वो दोनों निखिल को कुछ भी बोलने के लिए मजबूर नहीं कर सकते थे, इसलिए उसने चुप रहना बेहतर समझा और इंतजार करने लगा। बस ऐसे ही वे कार में बैठे रहे। निखिल फोन से खेलता रहा, रवि चैट करता रहा। ठीक शाम 6:45 बजे सभी कारों के इंजन दहाड़ने लगे। इंजनों की दहाड़ के साथ ही पहाड़ी इलाका रोशनी से भर गया। पहले से लगे हुए लाइट्स जल उठे, जिससे रेसिंग ट्रैक रोशन हो गया। बेशक ये सिर्फ सामान्य टारमैक वाली पहाड़ी सड़क थी। दर्शक तुरंत उन लोगों के लिए चीयर करने लगे जिनका वे समर्थन कर रहे थे। कौन जीतेगा, इस पर कई चर्चाएं चल रही थी। जैसे ही कारें स्टार्टिंग लाइन की ओर बढ़ी, भीड़ और जोर से चीयर करने लगी। आखिरकार ये स्पोर्ट्स कारों की लाइनअप थी। एस्टन मार्टिन, निसान, मैक्लारेन, बेंटले और अन्य ब्रांड्स की स्पोर्ट्स कारें। कुछ लोगों का शौक स्पोर्ट्स कारों की तस्वीरें इकट्ठा करना था और ये जगह इसके लिए बिल्कुल सही थी। निखिल ने अपनी बेंटले कॉन्टिनेंटल जीटी को स्टार्टिंग लाइन पर ले जाकर रोका। उसने देखा कि वहां मौजूद सभी कारें कम से कम $10 लाख या उससे ज्यादा की थीं और टॉप 5 कारें तो कम से कम $50 लाख की थीं। संयोग से या नहीं, लेकिन स्टार्टिंग लाइन के बाईं ओर अभय ने अपनी कार रोकी। मोनिका ने खिड़की नीचे की और उत्सुकता से निखिल की ओर देखा। निखिल ने खिड़की नहीं बंद की थी, इसलिए दोनों उसे साफ देख सकते थे। क्या तुम्हें इस बारे में यकीन है निखिल? मोनिका मुस्कुराते हुए पूछा। वो लैम्बोर्गिनी हुराकन की को ड्राइवर सीट पर बैठी थी। आज की लाइनअप में ये सबसे महंगी कार थी, $11 मिलियन की। इसमें मॉडिफिकेशन का खर्चा भी शामिल था। निखिल ने एक नजर उस पर डाली और फिर सड़क की ओर देख लिया। उसे पता था कि वो बस उसे ताना मार रही है। आखिरकार वो जानता था कि वो निखिल के पैसे के स्रोत को लेकर बहुत बेचैन है। ये सब इसलिए ताकि वो सुनिश्चित कर ले कि निखिल के पास एक भी पैसा नहीं है। निखिल के अनदेखा करने पर मोनिका नाराज हो गई।
और होंठ सिकोड़ ली। बस इंतजार करो, इस रेस के बाद देखूंगी तुम कहां छिपोगे जब हम तुम्हें धराशायी कर देंगे। उसे अभय की ड्राइविंग स्किल और उनकी कार पर पूरा भरोसा था। अभय ने पुणे शहर में कई रेस जीती थी और युवा जीनियस रेसिंग ड्राइवर माना जाता था। वो व्रूम व्रूम व्रूम, जैसे ही ये आवाज हवा में गूंजी, सभी कारों के इंजन जोर जोर से दहाड़ने लगे। हेडलाइट्स और तेज चमकी, जिससे पहले से रोशन रास्ता और उज्जवल हो गया। भीड़ की चीयरिंग गूंजने लगी, हालांकि इंजनों की तेज आवाज में वो साफ नहीं सुनाई दे रही थी। इस समय कारों के सामने एक बड़ा स्क्रीन नीचे आया, स्टार्टिंग लाइन के सामने खड़े पिलर के ऊपर। उस पर कारों और ड्राइवरों के नाम थे। स्क्रीन के सबसे ऊपर रेस शुरू होने का काउंटडाउन चल रहा था। जैसे जैसे 5 सेकंड का काउंटडाउन धीरे धीरे नीचे जा रहा था, इंजन और जोर से दहाड़ने लगे। बेंटले कॉन्टिनेंटल जीटी के अंदर निखिल ने स्टीयरिंग व्हील कसकर पकड़ा और स्क्रीन की ओर देखा। उसका पैर पहले से ही एक्सीलरेटर पर था और कार किसी भी पल आगे छूटने को तैयार थी। अभी कुल 15 से ज्यादा कारें रेस में हिस्सा ले रही थीं। ट्रैक पर जगह पहले आने वाले को पहले मिलती थी। जिन्होंने पहले रजिस्टर किया था वे आगे थे। निखिल अभी कारों के पीछे की तरफ था। बेंटले कॉन्टिनेंटल जीटी में मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों गियर सिस्टम थे। अभी निखिल मैनुअल इस्तेमाल कर रहा था ताकि कार पर उसका कंट्रोल ज्यादा हो। रूम स्क्री, जैसे ही काउंटडाउन 0 पर पहुंचा, उसने ब्रेक छोड़ा, क्लच छोड़ा और थ्रॉटल दबाया। कार अन्य स्पोर्ट्स कारों के साथ आगे छूट गई। रवि ने पहले ही सीट बेल्ट लगा ली थी। वो ही निखिल को रास्ते के बारे में बताने वाला था, क्योंकि ये निखिल का यहाँ पहली बार था। भीड़ ने चीयर किया जैसे कारें दूर गायब हो रही थीं। कई ड्रोन कैमरे लगे थे। कई स्क्रीन पर रेसिंग कारों की मौजूदा स्थिति दिख रही थी। स्क्रीन पर दिख रहा था कि लीडिंग कार निसान जीटीआर थी, लेकिन ज्यादा देर नहीं हुई कि मैक्लारेन 720 ने उसे ओवरटेक कर लिया। मुकाबला साफ तौर पर कड़ा था। ये 1 लैप रेस थी, लेकिन ये एक लैप छोटा नहीं था। इन कारों को इसे पूरा करने में कम से कम 30 मिनट लगते थे। ध्यान रहे, ये सभी स्पोर्ट्स कारें थीं और अपनी अधिकतम स्पीड पर दौड़ रही थीं। अभी तक का रिकॉर्ड था 0, 31, 52, 66 में लैप पूरा करने वाली कार का। 5 साल पहले से किसी ने ये रिकॉर्ड नहीं तोड़ा, यहाँ तक कि रिकॉर्ड होल्डर ने भी नहीं। कौन जीतेगा इस रेस में? एकांश जरूर जीतेगा। हट, मुझे पता है तुझे उस पर क्रश है, लेकिन इस बार जनवी जरूर जीतेगी। वाह, कितना बेशर्म है तू। क्या तूने नहीं देखा मैंने तुझे उसकी तरफ देखते हुए? मैं $300 लगाता हूँ कि अनिल जीतेगा। मैं $1000 उस लैम्बोर्गिनी पर लगाता हूँ। अरे सिर्फ तेज है इसलिए जीत जाएगी। तुझे रेसिंग की बिल्कुल समझ नहीं। ये सिर्फ ड्राइवर पर निर्भर करता है। तुझे क्या फर्क पड़ता है? मैं तो तेरे पैसे से तो दाव नहीं लगा रहा। मैं $5000 उस नई बेंटले कॉन्टिनेंटल जीटी पर लगाता हूँ। कई लोगों ने अपनी पसंदीदा कारों पर दाव लगाए। कुछ तो पहले से ही सपने देख रहे थे कि उनका आइडल जीतने के बाद क्या होगा। रेस ट्रैक पर निखिल गियर शिफ्ट कर रहा था, रवि के अनुसार पागलों की तरह। निखिल का चेहरा शांत था, आंखें तेज और सड़क पर केंद्रित। एक हाथ गियर शिफ्ट कर रहा था, दूसरा स्टीयरिंग पर। कार की स्पीड पहले ही 180 मील प्रति घंटा से ज्यादा हो चुकी थी और अभी भी बढ़ रही थी। बॉस, यहाँ से 700 मीटर आगे बाईं तरफ एक तेज मोड़ है, रवि ने कहा और चेहरे का ठंडा पसीना पहुंचा। उसने पहले सोचा था कि बुगाटी वेरॉन चलाते समय निखिल पागल था, लेकिन अब उसे अपनी राय बदलनी पड़ी। ये मोड़ वो जगह थी जहां से लीडर उभरने लगते थे। अभी अभय की लैम्बोर्गिनी हुराकन उनसे करीब 100 मीटर आगे थी। आखिरकार उसकी स्पीड कम नहीं थी और वो रेसिंग के लिए कस्टमाइज्ड थी। निखिल ने शांति से सिर हिलाया और कार की स्पीड और बढ़ा दी। कुछ ही पल में स्पीड 200 मील प्रति घंटा से ज्यादा हो गई। इससे रवि डर के मारे कांप उठा। वह बॉस, आपने सुना, आगे तेज मोड़ है, रवि ने फिर याद दिलाया। पता है, निखिल ने जवाब दिया, लेकिन स्पीड कम करने का कोई इरादा नहीं था। इस हरकत ने बाकी ड्राइवरों और दर्शकों का ध्यान खींच लिया। ये क्या कर रहा है? मरना चाहता है क्या? ये बिल्कुल स्पीड नहीं घटा रहा। पागल हो गया है क्या? कार नई है, ड्राइवर भी नया।
शायद ट्रैक के बारे में पता नहीं। हाँ हाँ हाँ, ये मूर्ख रोड ट्रायल के बिना रेस में हिस्सा ले रहा है। जैसे ही दर्शक और ड्राइवर बात कर रहे थे, कारें मोड़ पर पहुंच गईं। ज्यादातर ने मोड़ से कुछ 100 मीटर पहले ही स्पीड बहुत कम कर दी थी। दूसरी तरफ निखिल ने इस मौके का फायदा उठाया और ज्यादातर कारों को ओवरटेक कर लिया। अब उसके सामने सिर्फ 3 कारें थीं, जिनमें अभय की लैम्बोर्गिनी हुराकन भी शामिल थी। वे मोड़ पर धीमी स्पीड से ड्रिफ्ट करते हुए निकले और फिर स्पीड बढ़ाई। निखिल देख सका कि अभय की स्किल वाकई अच्छी है। उसने अच्छा ड्रिफ्ट किया और मोड़ के बाद वो लीडर बन गया। दूसरी तरफ निखिल ने बिल्कुल स्पीड नहीं घटाई। उसे पता था कि उसकी कार रेसिंग के लिए कस्टमाइज नहीं है, इसलिए नुकसान में है। इसलिए वो इन मोड़ों का फायदा उठाकर जीतने वाला था। जैसे ही वो मोड़ से कुछ 10 मीटर दूर था, निखिल की प्रोफेशनल ड्राइविंग स्किल काम में आ गई। उसने ब्रेक दबाया ताकि कार का वजन आगे की तरफ शिफ्ट हो, फिर स्टीयरिंग फ्लिक किया और ड्रिफ्ट शुरू किया। थ्रॉटल हल्का छोड़कर ड्रिफ्ट एंगल कंट्रोल किया, फिर थ्रॉटल बढ़ाकर एंगल बढ़ाया, फिर कार को थोड़ा ओवर रोटेट करते हुए बाईं तरफ घुमाया। दिशा बदलने से ठीक पहले एक्सीलरेटर छोड़ा। कार ट्रैक पर इस तरह स्लाइड हुई कि लोगों को लगा वो पलट जाएगी, लेकिन हैरानी की बात, बाएं साइड के टायर जमीन से ऊपर उठ गए, लेकिन कार नहीं पलटी। मोड़ पार होते ही टायर जमीन पर आ गए। क्या तुमने वो देखा? क्या तुम्हें लगता है मैं अंधा हूं? मैं उसके लिए फिदा हो गई हूं। तुम सर नीरव यादव के यूनिवर्सल ग्रेविटी के नियम भी तुम्हें ऐसा करने नहीं देंगे। तुम कैसे उसके लिए गिर सकती हो? वैसे भी वो मुझे क्रश कर रहा है। हट, तुम सपने देख रही हो? अरे अब 7 बज गए हैं, रात हो गई है, मैं सपने कैसे देख सकती हूँ? तुम खुद से पूछो, आखिर सपने देख रही तो तुम हो, मैं नहीं। ये प्रोफेशनल ड्राइवर है, प्रोफेशनल रेसर। ये इतने समय से कहाँ छिपा हुआ था? शायद किसी दूसरे शहर का है। अपनी कुत्ते जैसी आंखें खोलो और बेंटले कॉन्टिनेंटल जीटी का रजिस्ट्रेशन नंबर देखो। ये कोल्हापुर शहर का है। तुम अपनी कुत्ते जैसी अक्ल खोलो। क्या तुम्हें लगता है अगर मैं पुणे शहर में कार खरीदूंगा तो वहां का निवासी हो जाऊंगा? निखिल की ड्राइविंग स्किल्स से हुई हलचल छोटी नहीं थी। यहाँ तक कि रेसिंग कंपटीशन के आयोजक भी उनकी स्किल्स से बहुत प्रभावित थे। दूसरी तरफ अभय ने जैसे ही देखा कि इतने तेज मोड़ पर निखिल की कार नहीं पलटी, उसने भौहें सिकोड़ ली। वो सोच रहा था कि क्या हो रहा है। तभी को ड्राइवर सीट पर बैठी मोनिका बोली, लगता है हमारे छोटे भाई ने इन सालों में बहुत कुछ छिपाया हुआ है। क्या मतलब? अभय ने भौहें चढ़ाकर पूछा और नजर सड़क पर वापस की। क्योंकि उसने स्पीड बहुत कम की थी, इसलिए अब एक्सीलरेट कर रहा था। दूसरी तरफ निखिल की बेंटले मोड़ पर सिर्फ थोड़ी स्पीड कम करके पीछे से तेजी से नजदीक आ रही थी। पिछले 3 दिनों में वो शहर के स्टोर्स के लिए जिम्मेदार सरकारी बिल्डिंग में जा रहा था। जब हमने पूछा तो पता चला कि वो ग्रोसरी स्टोर खरीद रहा है, कई स्टोर सटीक तौर पर। मोनिका ने विश्लेषण किया। पहले दिन जब हम यहाँ कोल्हापुर में मिले थे, वो एक स्टोर से आ रहा था और अब वो स्टोर ग्रोसरी में बदल गया है। हालांकि स्टॉक अभी नहीं आया। उसने बेंटले कॉन्टिनेंटल जीटी खरीदी है और उसके पास 3 से ज्यादा ग्रोसरी स्टोर शुरू करने लायक कैपिटल है। अब ये अच्छी ड्राइविंग स्किल्स भी दिखा रहा है। मुझे अंदाजा है उसके पैसे कहाँ से आ रहे हैं। रेसिंग से। वो हमारे पता नहीं चले गुप्त रूप से रेसिंग में हिस्सा लेता रहा होगा और अब कई प्राइज जीतकर काफी पैसा जमा कर लिया है। मोनिका ने निष्कर्ष निकाला। हिस्सा? कितना चालाक छोटा आदमी है। लगता है हमने उसे कम आंका है, ठीक वैसे ही जैसे उसकी माँ को। अभय बोला। कार में पल भर के लिए खामोशी छा गई। हलचल तब हुई जब उन्हें पीछे से कार के इंजन की आवाज आई। साइड मिरर में देखकर अभय को साफ दिखा कि अब उनके और निखिल के बीच का फासला कम हो गया था। बल्कि निखिल की बेंटले अब दूसरे स्थान पर चल रही एकांश की पोर्श 911 को ओवरटेक करने के करीब थी। उसने गैस दबाई और कार और तेज हो गई। इसे देख मोनिका ने भौहें सिकोड़ी और कहा, तुम मूर्खता बंद करो, आगे कई मोड़ हैं। अगर तुम ऐसी स्पीड रखोगे तो एक्सीडेंट हो सकता है। चिंता मत करो, मुझे अपनी लिमिट पता है।
इतना कहते हुए भी उसने और स्पीड बढ़ाई। लैम्बोर्गिनी हुराकन की स्पीड का पूरा इस्तेमाल करके निखिल और एकांश से फासला बढ़ाया। रवि ने गहरी सांस ली और खुद को शांत करने की कोशिश की। जब कार लगभग पलटने वाली थी तो वो डर से मर ही गया था। निखिल के शांत और उदासीन चेहरे को देखकर वो मन ही मन सोचने लगा, क्या कार नहीं पलटी ये महज संयोग था या निखिल की प्रोफेशनल ड्राइविंग स्किल्स की वजह से? निखिल ने एक शब्द नहीं कहा और एक्सीलरेट करता रहा। वो इस रेस को अच्छे से जीतना चाहता था। अच्छे से जीतने का मतलब था दूसरे स्थान को काफी बड़ा गैप देना, और रिकॉर्ड तो वो तोड़ेगा ही। डिंग, ये आवाज कार के डैशबोर्ड से आई। निखिल ने देखा तो पता चला कि कोल्हापुर शहर का मैप डाउनलोड पूरा हो गया था। उसने फैसला किया था कि पूरा मैप डाउनलोड कर लेगा ताकि कार के स्पेशल नेविगेशन सिस्टम का इस्तेमाल कर सके। अब हो गया तो उसने बटन दबाकर मैप जूम किया। वहां उसकी मौजूदा लोकेशन, स्पीड और जिस रोड पर था वो सब दिख रहा था। उसने फिनिशिंग लाइन को एंड लोकेशन मार्क किया और मौजूदा पोजीशन से नेविगेट किया। कुछ ही पलों में एक पार्ट बन गया। ये वो रास्ता था जिसे बेंटले कॉन्टिनेंटल जीटी आसानी से फॉलो कर सकती थी। तुम मुझे बता सकते हो कि मैप पर जो रोड दिख रहा है वो रेस के दौरान फॉलो करने वाला रास्ता है या नहीं? निखिल ने हैरान रवि से सादगी से कहा। रवि ने सिर हिलाया, अभी भी झक्की में, और कार के नेविगेशन सिस्टम को देखता रहा। समय बीतने के साथ मैप क्लियर होता गया, इतना कि लगभग सैटेलाइट मैप जैसा लग रहा था। वो कार को देख सकता था, हालांकि बहुत क्लियर नहीं। जो पार्ट फॉलो कर रहे थे वो अभी येलो था क्योंकि पूरी तरह क्लियर नहीं हुआ था। उसने सोचा कि ये बेंटले का नेविगेशन सिस्टम काफी डिजिटल है। अगले पल उसे रियलिटी में वापस आना पड़ा क्योंकि मैप पर एस शेप्ड मोड आ गया था। हालांकि ये परफेक्ट एस नहीं था, मोड काफी तेज थे। इस समय एकांश को स्पीड कम करनी पड़ी थी और वो मोड से गायब हो रहा था। पहले की तरह निखिल ने ड्रिफ्ट किया, लेकिन इस बार पिछले मोड से अलग। निखिल ने इस मोड पर कार की स्पीड बिल्कुल नहीं घटाई। एस बैंड में कुल 4 मोड थे और इन सभी पर निखिल ने स्पीड नहीं घटाई। कार में पलटने का कोई संकेत भी नहीं दिखा। इसकी वजह साफ थी, कार के नेविगेशन सिस्टम से रोड की जानकारी। उसे पहले से पता था कि रोड आगे कैसा होगा, इसलिए वो पहले से तैयारी कर लेता था। तीसरे मोड पर निखिल ने अभय को पास कर दिया, जो कई मोड़ों की वजह से स्पीड कम करने को मजबूर था, वरना वो ट्रैक से बाहर चला जाता। निखिल ने उनकी लैम्बोर्गिनी हुराकन की तरफ भी नहीं देखा और ओवरटेक कर लिया। चौथे मोड़ पर अभय को सिर्फ बेंटले की टेल लाइट्स दिखी। चुनी गई रेसिंग ट्रैक मोड़ों से भरी थी। आखिरकार ड्राइवर की स्किल्स का असली प्रदर्शन मोड़ों पर ही होता है। स्ट्रेट ट्रैक पर रेसिंग में कोई मजा नहीं। डर दूर होने के बाद रवि को निखिल की ड्राइविंग का मजा आने लगा। वो गियर शिफ्ट करने का तरीका भी देखता रहा, लेकिन कुछ समझ नहीं आया तो छोड़ दिया। तो वो राइड का मजा लेने लगा। हालांकि उसे नहीं दिख रहा था कि निखिल तेज मोड़ों पर आसानी से ड्रिफ्ट कैसे कर रहा है, लेकिन उसने मन बना लिया कि रेस के बाद पूछेगा। देखो कैसे उड़ रही है, यही कहते हैं प्रोफेशनल कार ड्राइविंग। हाँ बिल्कुल सही, उसके सामने बाकी सब एमेच्योर हैं। हाँ हाँ हाँ, मैंने सही दांव लगाया। अब मोटा मुनाफा हुआ। बेंटले जीतने की ऑड्स 2.5 थी। अफसोस ज्यादा नहीं लगाया, वरना और बड़ा कमाता। भाई याद है मैंने ही कहा था उस पर दांव लगाओ? हाँ याद है, लेकिन तुमने भी तो दांव लगाना चाहिए था, तुम भी तो जीतते। वो तुम्हें पता है ना, मैंने लैम्बोर्गिनी पर लगाया था, तो तुम मुझे हरवाना चाहते थे और अब बेशर्मी से पैसे मांग रहे हो। हट जा शैतान। हालांकि रेस आधी हुई थी, दर्शकों को पहले से पता था कि विजेता कौन है, लेकिन इससे उनकी दिलचस्पी कम नहीं हुई। वे सबका ध्यान निखिल के मोड़ हैंडल करने पर था। अभी कोई भी बेंटले की टेल लाइट नहीं देख पा रहा था, फिर भी निखिल ने स्पीड नहीं घटाई। लगता था मैनेजमेंट ने भी देख लिया कि सबकी नजर निखिल पर है। यहाँ तक कि दांव हारने वाले भी दिल खून के आंसू रो रहे थे, लेकिन टॉप क्लास ड्राइविंग देखने के लिए सह रहे थे। इसलिए 2 स्क्रीन छोड़कर बाकी सब पर बेंटले दिख रही थी। बाकी 2 पर लैम्बोर्गिनी हुराकन और एकांश की पोर्श 911, बस उन्हें थोड़ा फेस देने के लिए, क्योंकि वे दूसरे और तीसरे स्थान पर थे।
व्रूम। इंजन की दहाड़ से दर्शकों की नजर स्क्रीन से हटकर स्रोत की ओर गई। बेंटले देखते ही पहले तो स्तब्ध हुए, फिर जोर जोर से चीयर करने लगे। वे स्क्रीन पर इतने ध्यान से देख रहे थे कि भूल गए थे कि फिनिशिंग लाइन स्टार्टिंग लाइन ही है, इसलिए भूल गए कि बेंटले वापस आएगी। जैसे ही बेंटले फिनिशिंग लाइन पार की, भीड़ में तालियों और चीयर का शोर मच गया। कुल करीब 10,000 लोग यहाँ जमा थे। इतना जोरदार शोर रात में गूंजा कि शहर तक पहुंच गया। बाहर वाले माउंट ब्राइट की तरफ देखने लगे। घरों में लोग पर्दे हटाकर खिड़की से झांकने लगे। इतना जोश सिर्फ इसलिए नहीं था कि निखिल जीता था, बल्कि इसलिए कि उसने 5 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया था। काफी कम समय में रेस खत्म की। नया रिकॉर्ड था 0, 24, 39, 98। निखिल ने 24 मिनट में रेस खत्म की। ये दिमाग हिला देने वाला था। रिकॉर्ड 7 मिनट से तोड़ा, मिनट सेकंड नहीं। भीड़ पागलों की तरह निखिल का नाम चिल्ला रही थी। लड़कियां, अगर प्रतिबंध न होता तो पार्टिसिपेंट एरिया में घुसकर उसका नंबर ले लेती। ड्राइविंग डीटी निखिल, ड्राइविंग डीटी निखिल, ड्राइविंग डीटी निखिल, ड्राइविंग डीटी निखिल, ये स्लोगन गूंज रहा था जब दूसरे स्थान पर अभय 9 मिनट बाद आया। उसके पीछे एकांश 10 मिनट पीछे, और आखिर में जो सिर्फ 30 सेकंड पीछे था। जब एकांश कार से उतरा तो निखिल के शांत और संयमित रूप को देखता रहा, फिर खुद से बुदबुदाया, वाकई ये टाइटल डिजर्व करता है, ड्राइविंग डीटी निखिल। मुस्कुराते हुए वो निखिल को बधाई देने आगे बढ़ा, लेकिन रुक गया क्योंकि अभय और मोनिका पहले ही निखिल के सामने पहुंच। निखिल, तुमने हमें बताया क्यों नहीं कि तुम रेसिंग में इतने अच्छे हो? जैसे ही मोनिका उसके सामने पहुंची, उसने आवाज में थोड़ी झुंझलाहट के साथ पूछा। पहले उन्होंने निखिल का मजाक उड़ाया था कि वो रेसिंग में एमेच्योर है, और अब बुरी तरह हार गए थे। 9 मिनट से ज्यादा का गैप, ये कोई एमेच्योर का काम नहीं था। अगर निखिल एमेच्योर था तो अभय को क्या कहा जाए? ऐसा नहीं है कि मुझे तुम्हें अपनी हर बात बतानी पड़ती है ना? और फिर तुमने कभी पूछा भी नहीं। निखिल ने कंधे उचकाते हुए जवाब दिया। मोनिका ने आंखें सिकोड़कर उसे घूरा, कुछ समझने की कोशिश की, लेकिन आखिरकार उसे नजर हटानी पड़ी क्योंकि निखिल के उदासीन चेहरे पर कुछ नहीं दिख रहा था। अभय, जो मोनिका के बगल में खड़ा था, सिर्फ नाक सिकोड़कर मुंह फेर लिया। उसे लग रहा था कि निखिल ने उसे शर्मिंदा कर दिया। गुस्सा तो बहुत आ रहा था, लेकिन अभी वो कुछ कर नहीं सकता था। पहले उसने घमंड से कहा था कि निखिल को रेस में हिस्सा नहीं लेना चाहिए क्योंकि वो एमेच्योर है। कौन जानता था कि वो गलत बोल गया। असल में निखिल को रेस में हिस्सा नहीं लेना चाहिए था क्योंकि वो ड्राइविंग डीटी है। तो क्या तुम्हारे पैसे रेसिंग से आए हैं? मोनिका ने पूछा। ये मेरी पहली रेसिंग कंपटीशन है, निखिल ने साफ साफ जवाब दिया। कौन मानेगा ये? मोनिका ने भौहें चढ़ाकर पूछा। निखिल ने बस कंधे उचकाए और कहा, तुम मानो या ना मानो, मेरी समस्या नहीं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम। पहली बार मोनिका का गुस्सा बाहर आया, लेकिन निखिल को फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ा। उसकी इस सौतेली बहन के पास उसे परेशान करने का एक ही तरीका था, उसके खुले स्टोर्स को फेल करवाना। लेकिन पैसे की लालच किसे नहीं होती। निखिल के पास पैसा था और भविष्य में कमी नहीं होने वाली थी। सिस्टम के साथ वो किससे डरता? तुम अपनी शर्त पूरी करो, निखिल ने कहा और उठकर रेसिंग कंपटीशन के मैनेजमेंट ऑफिस की ओर बढ़ गया। सभी प्राइज मनी विजेताओं को देने के लिए मैनेजमेंट के पास ही जमा की जाती थी। इस तरह विजेता को उसका हक मिलना तय था। जैसे ही चार्ज में मैनेजर ने निखिल को आते देखा, वो मुस्कुराता हुआ ऑफिस से बाहर निकला। वो निखिल को लेकर बहुत उत्साहित था। रेसिंग कंपटीशन मैनेजर होने के नाते वो ऐसे टैलेंट की तलाश में रहता था जिसे उसकी कंपनी साइन कर सके। मिस्टर निखिल, मैं शिवम दास हूँ, ऑफ ट्रैक रेसर्स कोल्हापुर ब्रांच का मैनेजर। उसने हाथ मिलाने के लिए बढ़ाया। निखिल ने सिर हिलाकर हाथ मिलाया। फिर मैनेजर उसे ऑफिस में ले गया। ऑफिस कुछ खास नहीं था, बस कंप्यूटर, फाइलों का कैबिनेट और जरूरी चीजें। बैठने के बाद शिवम बोला, मिस्टर निखिल, कंपटीशन जीतने पर बधाई। आप प्रोफेशनल हैं। आप कितने समय से रेसिंग कर रहे हैं? शुक्रिया। रेसिंग के बारे में, ये मेरी पहली रेसिंग कंपटीशन है।
निखिल ने ईमानदारी से जवाब दिया, लेकिन शिवम ने मतलबी अंदाज में मुस्कुराया। सोचकर कि निखिल बात नहीं बताना चाहता, तो उसने टॉपिक बदला। हम बात कर रहे हैं, उसी दौरान प्राइज मनी आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो रही है। निखिल ने बस सिर हिलाया, वहां कुछ कहने को नहीं था। दूसरी तरफ, क्या आप हमारे साथ जुड़ना चाहेंगे? और ट्रैक रेसर्स में जीनियस रेसर के तौर पर हम आपको हर सपोर्ट देंगे स्किल्स बेहतर करने के लिए। सैलरी और बेनिफिट्स की चिंता मत करो, कंपनी जो बेस्ट ऑफर कर सकती है वो मिलेगा। शिवम ने उसे ज्वाइन करने की कोशिश की। अगर निखिल मान जाता तो न सिर्फ प्रमोशन मिलता, सैलरी भी बहुत बढ़ जाती। आखिर ऐसे रेसिंग जीनियस मिलना मुश्किल था। सॉरी, लेकिन रेसिंग मेरे लिए सिर्फ हॉबी है, कुछ ऐसा नहीं जिसमें मैं अपना पूरा समय दूं। निखिल ने जवाब दिया। क्या मजाक है? किसी और की कंपनी के तहत रेस क्यों करे जब खुद की कंपनी शुरू कर सकता है? सिस्टम के साथ पैसे की कमी नहीं होने वाली थी, बल्कि इनकम मल्टीप्लायर 100 गुना से लॉस भी कवर हो जाते। निखिल के मना करने पर शिवम निराश हुआ, लेकिन फिर भी मुस्कुराकर बोला, अगर कभी मन बदले तो संपर्क करना, ये मेरी बिजनेस कार्ड है। उसने कार्ड थमाया। निखिल ने कार्ड ले लिया। कनेक्शन बनाना बुरा नहीं था, पैसा सब कुछ नहीं खरीद सकता। यहाँ मैनेजर का पद छोटा था, लेकिन नीचे से शुरू करके ऊपर चढ़ना कोई समस्या नहीं। रेसिंग कंपटीशन में हिस्सा लेने के बारे में मन बदलना तो भूल ही जाए। तभी उसके फोन में वाइब्रेशन हुआ। निकाल कर देखा, बैंक मैसेज। निखिल को $10 मिलने पर हैरानी हुई। उसे तो $8 मिलने चाहिए थे, अतिरिक्त $2 कहां से? जैसे उसकी नजर का सवाल समझकर शिवम मुस्कुराया और बोला, चूंकि ये आपकी पहली बार है, शायद आपको पता नहीं, लेकिन पहला प्राइज $2 है। यही ऑफ ट्रैक रेसर्स देता है। आखिर आपने रजिस्ट्रेशन के लिए $50 के दिए थे, तो रिवॉर्ड तो मिलना चाहिए। बाकी $8 वो अमीर सेकंड जनरेशन का बेट था। निखिल ने समझते हुए सिर हिलाया। अगर सिर्फ रजिस्ट्रेशन फीस लेते और विजेता को कुछ नहीं देते, तो कोई इतने पैसे खर्च करके रेस क्यों करता? उसे कई सिस्टम प्रॉम्प्ट्स मिले थे जो माउंटेन से निकलकर चेक करेगा, लेकिन इनकम से उम्मीद नहीं थी कि रेसिंग से इतना पैसा मिलेगा। $1 बिलियन, ये वो रकम थी जो उसे 1 महीने बाद मिलने वाली थी। अब इतना पैसा मिल गया तो फाउंडेशन बनाने की स्पीड बढ़ा सकता था, और फाउंडेशन के मटेरियल बेस्ट होने चाहिए। सबसे पहले कमर्शियल बिल्डिंग खरीदनी होगी, फिर शेयर देखेगा। आखिर 1 बिलियन आखिरी रकम नहीं थी। जितना ज्यादा निवेश उतना ज्यादा कमाई। अब वापस जाकर सिस्टम से मिले यूरोकॉप्टर EC 135 को देखना था। ऑफिस से निकलते ही निखिल ने देखा कि रवि एकांश और बाकियों से बात कर रहा था। इस्माइल को रवि पसंद नहीं लग रहा था, लेकिन वो चुपचाप खड़ा सुन रहा था। उन्हें देखते ही ग्रुप उसकी तरफ आया और बधाई दी। बधाई हो निखिल, एकांश बोला। निखिल, तुमने कहा था कि तुम रेसिंग में शुरुआती हो, लेकिन हमने तुम्हारी कार मूव्स का रिप्ले देखा। तुम्हारी स्किल्स प्रोफेशनल लेवल की है। अनिल ने शिकायत की। अनिल, बस कर, तुम तो दूसरे या तीसरे स्थान के करीब भी नहीं थे, तुम 7वें स्थान पर थे। तो शिकायत बंद करो और हमें बात करने दो जो उसके करीब थे। एक मोटा तगड़ा लड़का बोला। सेठ फैमिली का बेंजामिन सेठ है, तुम बात कर रहे हो और तुम मुझसे सिर्फ 5 सेकंड आगे थे। अनिल ने तंज कसा। निखिल, तुमने ड्राइविंग और ड्रिफ्ट्स कहां से सीखे? केली ने पूछा। वो मारवाह फैमिली की थी, मैंने खुद से ट्रेनिंग की। लेकिन निखिल के जवाब पर ग्रुप ने अजीब नजरों से देखा, फिर हंसे और हाथ हिलाकर कहा कि बताना नहीं चाहते तो मत बताओ। बल्कि उन्होंने ये भी कहा कि उसने कॉन्फिडेंशियल एग्रीमेंट साइन किया होगा। इससे निखिल कंफ्यूज हो गया। ये लोग क्या हैं? सच बोलूं तो कोई यकीन नहीं करता। लगता है अब झूठ बोलना शुरू कर दूं, क्योंकि झूठ को ही सच मानते हैं। ग्रुप से थोड़ी देर बात करने के बाद निखिल रवि के साथ निकल गया। वहां कई युवा थे, लेकिन निखिल अब सुपरफिशियल हो चुका था। ग्रुप ने उसे 2 दिन बाद होने वाले बैंकेट में इनवाइट किया था। कनेक्शन बनाने के लिए वो जाएगा ही। कोल्हापुर के बड़े लोगों से शेयर खरीदने का मौका मिल सकता था। मोनिका और अभय को शिवम के ऑफिस से लौटने पर नहीं देखा। लगता था वे जा चुके थे, लेकिन निखिल जानता था
कि वे हार नहीं मानेंगे। वे कोल्हापुर नहीं आएंगे, लेकिन उसके बाकी सौतेले भाई बहन और कजिन्स आ सकते थे। लेकिन वो चिंतित नहीं था। चिंता करने वाली दूसरी चीजें थीं, जैसे वो लड़की जो अभी भी उसके दिमाग में परेशान कर रही थी। लेकिन एक एक करके जैसे ही वो बेंडले कॉन्टिनेंटल जीटी से माउंटेन से बाहर निकला, फैंस की भीड़ ने उसका नाम चीयर करना नहीं छोड़ा, बल्कि उसके स्टंट्स का वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो चुका था। रिजल्ट अच्छा था। रवि, मुझे लग रहा है कि तुम और वो 5 लोग अच्छे से जानते हो। तुम्हारा असली बैकग्राउंड क्या है? निखिल ने माउंट ब्राइट से निकलते ही पूछा। निखिल ने नोटिस किया था कि हालांकि कहाँ लगाऊं गाड़ी, कहाँ लगाऊं? अरे मिल गई स्पेस, गाड़ी पार्क हो जाएगी। अरे यार, स्क्रैच लग गया, साइड मिरर भी गया। ओहो, स्पेस का अंदाजा लगाए बिना पार्किंग करना और बिना चेक किए लोन लेना, दोनों आपके पीस ऑफ माइंड पर स्क्रैच लगा सकते हैं। इसलिए लोन लेने से पहले EMI, टेन्योर, चार्जेस, रीपेमेंट टर्म्स इत्यादि सब समझ लो। जिम्मेदारी दिखाओ, सवाल करो, फिर लोन लो। टाटा कैपिटल द्वारा जनहित में जारी। भी कैजुअल कपड़े पहने हुए था, लेकिन टॉप 5 फैमिली के सदस्यों द्वारा उसका व्यवहार बिल्कुल अलग था। उसने देखा था कि कोल्हापुर की कई अन्य बड़ी फैमिली से भी युवा आए थे, लेकिन उनकी फैमिली टॉप 5 से तुलना नहीं कर सकती थी। एकांश और बाकी लोग उन पर ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे थे, लेकिन रवि अलग था। ग्रुप उसके साथ उत्साह से बात करता था, और सबसे बड़ी बात, उन्हें रवि को बराबर का मानते थे। बल्कि कई बार निखिल को लगा कि उनमें रवि के लिए सम्मान भी था। इस व्यवहार का अच्छा उदाहरण इस्माइल था। अगर कोल्हापुर का कोई और व्यक्ति होता जिसके साथ इस्माइल के अच्छे संबंध न होते, तो निश्चित रूप से इस्माइल उसे नीचा दिखाने का तरीका ढूंढ लेता। लेकिन रवि के साथ सिर्फ मुंह फाड़कर बात करने के अलावा उसने कुछ नहीं किया। इसलिए निखिल को साफ पता था कि रवि अपनी असली पहचान छिपा रहा है। लेकिन वो पहचान क्या थी? रवि निखिल के सवाल से स्तब्ध रह गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि निखिल ऐसा कुछ पूछेगा, लेकिन एक पल बाद उसने कड़वी मुस्कान के साथ मन ही मन सोचा, ओह, मैं कैसे भूल गया कि ऐसे व्यक्ति साधारण नहीं होते। थोड़ी खामोशी के बाद रवि ने आखिरकार बोला, सच बताऊं तो मैं कपूर फैमिली का सदस्य हूँ, दूसरा बेटा। रवि का जवाब निखिल की उम्मीदों से बिल्कुल बाहर था। उसने सोचा था कि रवि की पहचान छोटी नहीं होगी। कौन जानता था कि रवि कोल्हापुर शहर के सबसे बड़े परिवार कपूर फैमिली का दूसरा बेटा है, कपूर कॉरपोरेशन के मालिक। हालांकि निखिल जवाब से चौंका, लेकिन उसके चेहरे पर सिर्फ भौहें थोड़ी ऊपर उठी। इस प्रतिक्रिया ने रवि को और प्रभावित किया। वो सोचता रहा कि निखिल ने क्या क्या अनुभव किए होंगे कि उसकी मानसिकता इतनी स्थिर है। मैं बाहर क्यों हूँ? इसका कारण एक शर्त पूरी करना है। 5 साल पहले मैंने इस्माइल से शर्त लगाई थी कि जो हारेगा वो 5 साल तक अपनी फैमिली के प्रभाव का इस्तेमाल नहीं करेगा। मैं रेस हारा और 5 साल के लिए रेसिंग पर बैन हो गया। रवि ने देखा कि निखिल सुन रहा है तो जारी रखा। अब सिर्फ 1 महीना बाकी है शर्त पूरी होने में। सटीक कहूं तो अभी 27 दिन बचे हैं। रवि ने ये सब थोड़ी उदासी के साथ कहा। निखिल को अब समझ आया कि ग्रुप रवि से इतनी आसानी से क्यों जुड़ता है। रवि स्वभाव से मिलनसार था। वो शहर की सबसे बड़ी फैमिली के यंग मास्टर का कोई दिखावा नहीं करता था। निखिल को सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाली बात यह थी कि रवि ने लगभग 5 साल डिलीवरी का काम किया और कभी अपनी बात से मुकरा नहीं, शर्त पूरी की। काम पर उसका चरित्र सच्चा था। जो जिम्मेदारी मिली उसे पूरा करने का पूरा जज्बा। इसलिए निखिल को अब समझ आया कि रवि के नाम में कपूर क्यों लिखा था। रवि लो प्रोफाइल था, इसलिए डिलीवरी देने वालों को भी उसकी पहचान नहीं पता थी। निखिल ने भी दोनों को जोड़ा नहीं था। तो महीना पूरा होने के बाद क्या करोगे? निखिल ने पूछा। मुझे लगता है बॉस के साथ ही रहूंगा। मुझे आपसे प्रोफेशनल ड्राइविंग सीखनी है। रेसिंग कंपटीशन में वापस जाने से पहले स्किल्स बेहतर करनी होंगी। रवि ने थोड़ी देर सोचकर कहा। निखिल ने उसकी तरफ मुड़कर एक पल देखा, फिर सिर हिलाया। ठीक है, अगर कभी मेरी कोई मदद चाहिए तो कहना, जब भी कर सकूंगा मदद करूंगा। रवि मुस्कुराया। उसे पता था कि निखिल साधारण नहीं है। कपूर फैमिली के सदस्य के तौर पर
उसे मोनिका और अभय के बारे में सब पता था। वो जानता था कि पहले जो भी उनके खिलाफ गए उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ा, लेकिन अब निखिल दोनों का सामना एक साथ कर रहा था और उसे ऐसा नहीं लग रहा था कि वो दबाव में है। इससे पता चलता था कि निखिल के पास उन्हें डील करने का कोई तरीका है। इसलिए रवि ने फैसला किया कि वो उनके बीच का रिश्ता बनाए रखेगा। लगभग 40 मिनट ड्राइव करने के बाद वो महल पहुंचे। रास्ते में ट्रैफिक की वजह से शहर से निकलने से ज्यादा समय लगा। कारण ये था कि अभी रात के 8 बज रहे थे। इस समय ट्रैफिक काफी था। हालांकि निखिल ने कम लोकप्रिय रोड्स का इस्तेमाल किया, लेकिन हाईवे से जुड़ने वाले राउंडअबाउट्स पर ट्रैफिक झेलना पड़ा। बेशक निखिल ने पहले रवि को घर छोड़ा, फिर महल लौटा। हालांकि अब उसे पता था कि रवि कपूर फैमिली का है, लेकिन वो उसकी शर्त के खिलाफ फैमिली प्रभाव का इस्तेमाल करके मदद नहीं करने वाला था। अगर रवि फैमिली प्रभाव से बेहतर जिंदगी जीना चाहता तो करता। चूंकि नहीं कर रहा तो निखिल उसकी मदद नहीं करेगा। गेट पर गार्ड्स ने बेंटले का जाना पहचाना नंबर देखते ही गेट खोल दिया। उन्होंने झुककर स्वागत किया। निखिल ने सिर हिलाकर पार्किंग में कार खड़ी की। महल में घुसते ही वो सीधे अपने बेडरूम की ओर गया। बेंटले में बैठना दूसरी स्पोर्ट्स कारों से आरामदायक था, लेकिन 1 घंटे से ज्यादा समय तक बैठे रहने से थकान हो गई थी। इससे उसे लगा कि अब एसयूवीज ड्राइव करना शुरू कर दे, लेकिन ये बाद में। अभी सिस्टम के रिवॉर्ड्स देखने थे। शावर लेकर पजामा पहना और बिस्तर पर लेट गया। फिर माउंट ड्राइव पर मिले सिस्टम प्रॉम्प्ट्स देखे, फिर फोन निकाला। वहां एक और मैसेज कंफर्म हुआ। इतना बड़ा बैलेंस देखकर निखिल ने सोचा कि कुछ करना चाहिए। इतने नंबर देखने से बेहतर जीरो की स्ट्रिंग्स देखना अच्छा रहेगा। सोचकर उसने फैसला किया कि एक नया अकाउंट खुलेगा। ये नया अकाउंट ग्रोसरी डिपार्टमेंट के फाइनेंशियल डिपार्टमेंट के लिए होगा। अभी शुरुआती फेज में था, इसलिए और पैसे चाहिए थे, लेकिन 1 बिलियन से ज्यादा के साथ अगले दिन सब सेटल हो सकता था। फिर सबसे ज्यादा एक्साइटमेंट वाली बात, सिस्टम टास्क पूरा होने से प्रोफेशनल ड्राइविंग स्किल अब हमेशा की उसकी थी। यानी वो हमेशा ड्राइविंग ड्यूटी निखिल रहेगा। वो सोचने लगा कि अगला मिशन कब मिलेगा जिसमें स्किल रिवॉर्ड हो। अगर बिजनेस मैनेजमेंट जैसी स्किल मिली तो उसकी कंपनी अच्छा पैसा कमा सकती थी। नहीं, प्रॉफिट और रेपुटेशन मैक्सिमाइज कर सकती थी। लेकिन पता नहीं सिस्टम कब ऐसी रिवॉर्ड देगा। लेकिन उम्मीद नहीं छोड़ी, क्योंकि सिस्टम अब भी था। अभी कई चीजें थीं जिनकी पहली इनकम रिवॉर्ड बाकी थी। जैसे हाल में खरीदे स्टोर्स, उनके रिवॉर्ड्स अभी नहीं मिले थे। आखिरी रिवॉर्ड यूरोकॉप्टर ईसेक 135। ये रेसिंग से पहली इनकम का रिवॉर्ड था। वो सोच रहा था कि क्या अलग अलग जगहों पर ऐसी रेस करके और रिवॉर्ड्स ले सकता है, लेकिन लगता था नामुमकिन। क्या फर्क है, दोनों तो इनकम ही है ना, निखिल ने पूछा। निखिल ने सिस्टम की लॉजिक पर आह भरी। फिर सोचा, रेस में फर्स्ट पोजीशन से जीते पैसे का क्या। निखिल ने बेबसी से सिर हिलाया। फिर यूरोकॉप्टर के बारे में सोचा, क्या ये भी बुगाटी वेरॉन की तरह डिलीवर होगा। जैसे ही ये विचार आया, सिस्टम बोला। निखिल हैरान हुआ। उसे लगा था कि सिस्टम कार की तरह डिलीवर करेगा। कौन जानता था कि सिस्टम उसकी सलाह मान लेगा। आखिर बिना इमरजेंसी के रात में कार डिलीवरी कौन करता है। कहाँ है? मुझे लगता है यहाँ हेलीपैड नहीं है, निखिल ने पूछा। पार्किंग गैरेज कहाँ है? निखिल ने उत्सुकता से पूछा। उसने कभी देखा नहीं था। निखिल फिर से हैरान हो गया। हेलीपैड के बारे में तो वो कुछ कह ही नहीं सकता था। उसे लगा कि शायद सबरीना को इसके बारे में भूल गई होगी, या फिर उसे इसके अस्तित्व का पता ही नहीं था। निखिल बिस्तर से उठ खड़ा हुआ। शरीर की थकान भूलकर वो पार्किंग लॉट की ओर भागा। दूर से ही उसे छत पर सफेद यूरोकॉप्टर दिखाई दिया, जिस पर नीले रंग की कई स्ट्रिप्स थीं। निखिल ने कदम तेज किए और जल्दी ही पार्किंग लॉट पर पहुंच गया। उसने चारों ओर देखा कि छत पर लैंडेड यूरोकॉप्टर तक पहुंचने का कोई रास्ता है या नहीं, लेकिन कुछ नहीं मिला। सिस्टम, यूरोकॉप्टर छत पर क्यों है? ये तो बहुत खराब डिलीवरी सर्विस है। आखिर मैं इसे कैसे उड़ाऊंगा अगर पहुंच ही नहीं सकता। रास्ता न मिलने से निराश होकर उसने सिस्टम से शिकायत की। निखिल बड़बड़ाया, इतने बड़े कंपाउंड में
सब कुछ कैसे पता चलता बिना समय बिताए? देखो, जिसने मुझे बेचा उसने भी नहीं बताया। शायद उसे भी पता नहीं था कि ये है। सिस्टम से ये बात कहने के बाद निखिल को एक जरूरी सवाल याद आया। वैसे सिस्टम, तुम्हें कैसे पता कि यहाँ सीढ़ियां हैं? निखिल। दीवारें उठाने का बटन दबाने के बाद निखिल ने करीब 1 मिनट इंतजार किया। तब जाकर सब कुछ सेट हो गया। बने हुए गैरेज को देखकर निखिल ने डिजाइनर की और ज्यादा तारीफ की। आखिरकार जब दीवारें नीचे होती हैं तो इंटरलॉकिंग टाइल्स उनके स्थान पर आ जाती हैं और छिप जाती हैं। लेकिन ऊपर उठने पर गैरेज बिल्कुल सामान्य बने हुए जैसा लगता था। 4 दीवारों के जोड़ने की जगह भी नहीं दिख रही थी। पहली बार देखने वाला व्यक्ति सोचेगा कि दीवारें 4 हिस्सों में बटी ही नहीं है। निखिल गैरेज में घुसा। जगह अच्छी तरह रोशन थी, ठीक वैसे ही जैसे पूरा कंपाउंड, कोई काला कोना नहीं। गैरेज के अंदर की लाइटिंग हल्की नीली थी। उसे नहीं पता क्यों ये कलर चुना गया। चारों ओर देखकर उसने सिस्टम द्वारा बताई सीढ़ियां ढूंढने की कोशिश की, लेकिन कहीं नहीं मिली। मजबूरन सिस्टम से पूछना पड़ा। निखिल को कसम से लगा कि सिस्टम की रोबोटिक आवाज में सिसकारी आई है, लेकिन वो मान गया कि इस मामले में वो बेकार है और सिस्टम पर ही निर्भर है। गैरेज के पीछे वाले दरवाजे पर पहुंचकर निखिल ने देखा कि सच में एक छोटा स्विच था। उस पर स्टेयरकेस लिखा हुआ था। स्विच फ्लिक करने पर एक बजिंग आवाज हुई और गैरेज की स्ट्रक्चर बदल गई। सभी कारें टाइल्स की मदद से साइड में शिफ्ट हो गईं। ऐसा लग रहा था जैसे गैरेज के बीच में जमीन खुल रही हो। अगर वहां कोई कार पार्क होती तो वो साइड में चली जाती या दूसरी कारों के ऊपर रख दी जाती। उठती टाइल्स मजबूत स्टील बार्स से सपोर्टेड थीं। निखिल को हैरानी हुई कि गैरेज में ऐसा सिस्टम है। उसे सोचने पर मजबूर कर दिया कि हेलीपैड कितना एडवांस्ड होगा। बीच की जमीन खुलने पर एक रोटेटिंग स्टेयरकेस ऊपर उठी। उसके साथ एक पार्ट भी था जिस पर कार जा सकती थी। स्टेयरकेस की तरह वो भी घुमावदार था। शुरुआत गैरेज के एंट्रेंस से थी। खुली जगह में इतना फिट बैठा कि लगता था हमेशा से वहां था। मूवमेंट रुकने पर निखिल होश में आया। वो लड़खड़ाते हुए स्टेयरकेस की ओर गया। ऊपर देखा तो गैरेज की छत के किनारे पर एक ओपनिंग दिखी। दरअसल 2 ओपनिंग्स थीं, एक बड़ी पार्ट के लिए, दूसरी स्टेयरकेस के लिए। निखिल स्टेयरकेस चढ़कर गैरेज की छत पर पहुंचा। वहां से जगह काफी बड़ी लग रही थी। अब बीच में कस्टमाइज्ड यूरोकॉप्टर खड़ा था। छत ग्राउंड बल्ब से अच्छी तरह रोशन थी, इसलिए रात होने के बावजूद यूरोकॉप्टर साफ दिख रहा था। हेलीपैड बाकी जैसा ही था। कोई खास फर्क नहीं दिखा। लगता था उसने उम्मीदें बहुत ज्यादा लगा ली थीं। फिर उसे याद आया कि लौटते समय यूरोकॉप्टर नहीं दिखा था। महल में लाइट्स तो थीं, सब साफ दिख रहा था। आखिरकार निखिल ने समझते हुए सिर हिलाया। फिर यूरोकॉप्टर की बाहरी अपीयरेंस पर नजर डाली। ईसेक्स 135 की लंबाई कम से कम 16 मीटर, चौड़ाई 4 मीटर और ऊंचाई 8 मीटर थी। फ्यूजलाज कम से कम 12 मीटर लंबा था। मुख्य और टेल रोटर के व्यास क्रमशः 11 मीटर और 1 मीटर थे। हेलीपैड वाली छत 40 से 45 की थी, इसलिए यूरोकॉप्टर चौड़ा होने के बावजूद अच्छे से फिट हो गया था। कार पार्किंग वाला गैरेज सिर्फ 35-36 का था। एक्स्ट्रा स्पेस दीवारों के लिए था जो इच्छानुसार ऊपर नीचे हो सकती थी। सिस्टम यूरोकॉप्टर का कोई इंट्रोडक्शन नहीं? निखिल ने उत्सुकता से पूछा। ये उसका पहली बार किसी एयरक्राफ्ट के इतने करीब आना था। वो जीवन में पहली बार पुणे शहर छोड़कर कोल्हापुर आया था। थोड़ी खामोशी के बाद जब निखिल को लगा कि सिस्टम जवाब नहीं देगा, तभी उसके दिमाग में ढेर सारी जानकारी डंप हो गई और सिस्टम की आवाज गूंजी। और चार्टर कंपनियों द्वारा व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाता है। इसे 135 होमलैंड सिक्योरिटी, लॉ एनफोर्समेंट, पैसेंजर और वीआईपी ट्रांसपोर्ट, सर्च एंड रेस्क्यू तथा ईएमएस ऑन ऑपरेशंस कर सकता है। इसे 135 की लंबाई 16.16 मीटर, चौड़ाई 4.65 मीटर और ऊंचाई 8.51 मीटर है। हेलीकॉप्टर का फ्यूजलाज 12.2 मीटर लंबा है। मुख्य और टेल रोटर के व्यास क्रमशः 11.2 मीटर और 1.4 मीटर है। हेलीकॉप्टर में रेस्क्यू हॉइस्ट, सर्च लाइट, फॉरवर्ड लुकिंग इंफ्रारेड कैमरा और एलो निकिल ट्रैकर जैसी चीजें लगाई जा सकती हैं, ताकि
लॉ एनफोर्समेंट मिशंस सपोर्ट हो सके। स्पेशियस केबिन का वॉल्यूम 12.9 m3 है। ये सिंगल लेवल का है और अनऑब्स्ट्रक्टेड फ्लैट फ्लोर के साथ आता है, जो 1400 G की हाई लोड कैपेबिलिटी देता है। चौड़ी केबिन ऑब्जर्वेशन ऑपरेशंस के लिए बेहतरीन विजिबिलिटी ऑफर करती है। फ्लैट फ्लोर और रेल्स यूजर्स को मेडिकल डिवाइसेस या मिशन स्पेसिफिक इक्विपमेंट इंस्टॉल करने में मदद करते हैं। 2 वाइड स्लाइडिंग डोर्स और 2 रियर हिंज्ड क्लैमशेल डोर्स से ऑक्यूपेंट्स आसानी से एंट्री एग्जिट कर सकते हैं। स्टैंडर्ड कॉन्फ़िगरेशन में केबिन 9 से 10 पैसेंजर्स को समायोजित कर सकती है। E6 135 में 2 इंजन ऑप्शंस हैं, टर्बो मैका एरियस 2B2 और प्रैट एंड विटनी कनाडा PWD 162। दोनों इंजन्स में फुल अथॉरिटी डिजिटल इंजन कंट्रोल, फायर डिटेक्टर्स और ओवर स्पीड प्रोटेक्शन सिस्टम है। प्रत्येक इंजन अधिकतम टेक ऑफ पावर 953 का W डेवलप करता है। E6 135 अधिकतम स्पीड 543 km पर उड़ सकता है। अधिकतम ऑन ऑपरेटिंग अल्टीट्यूड 25,000 ft है। क्लाइंब रेट 5.6 ms है। स्टैंडर्ड टैंक्स के साथ अधिकतम रेंज 1700 किलोमीटर है। ECX 135 कस्टमाइज्ड है और दूसरों से बेहतर परफॉर्म करता है। टेल के दोनों तरफ वर्तमान ऑनर का नाम निखिल लिखा है। इसमें एडवांस्ड ऑटो पायलट सिस्टम है। इसके साथ एक एडवांस्ड AI है जो ऑनर से सिंपल इंस्ट्रक्शंस ले सकता है। साथ ही ऑनर के बायोलॉजिकल डेटा से यूरोकॉप्टर की एंटी थेफ्ट सिक्योरिटी सुनिश्चित करता है। निखिल को उम्मीद नहीं थी कि सिस्टम इतनी जानकारी एक साथ दे देगा। उसे लगा कि दिमाग फट जाएगा ओवरलोड से। गहरी सांस लेकर वो अब बिजी महसूस नहीं कर रहा था। अब यूरोकॉप्टर पर फोकस करके उसे कुछ समझ आ रही थी। अब सब क्लियर होने के बाद निखिल इंटीरियर देखना चाहता था। सिस्टम के अनुसार ये एयरक्राफ्ट 2 क्रू मेंबर्स और करीब 10 पैसेंजर्स कैरी कर सकता था। वो एयरक्राफ्ट के करीब गया। जैसे ही हैंडल लेस दरवाजे को छुआ, वो साइड में सरक गया और एक रोबोटिक आवाज सुनाई। कौन जानता था कि AI इतना एडवांस्ड होगा, निखिल ने कहा और E6 135 में कदम रखा। अंदर स्पेस बहुत बड़ा था और सिस्टम की डिस्क्रिप्शन के मुताबिक कम से कम 10 लोग एक साथ बैठ सकते थे। फिर वो कॉकपिट में गया। वहां ढेर सारे बटन्स देखकर गहरी सांस ली और बुदबुदाया। हालांकि बुगाटी वैरन में भी कई बटन्स हैं, लेकिन ये अलग है। एको, क्या तुम मुझे इस प्लेन के बारे में बता सकती हो? उसने सिर हिलाकर प्लेन के AI इको से पूछा। एको ने प्लेन की सिंपल डिस्क्रिप्शन दी। सिस्टम ने जो बताया था वही था। और अब सवाल आया, प्लेन कैसे उड़ेगा? उसे उड़ाना नहीं आता था। ये उसका पहला अनुभव था। सिस्टम, क्या मुझे प्रोफेशनल फ्लाइंग स्किल मिल सकती है? निखिल ने प्रोफेशनल ड्राइविंग स्किल्स याद करके उम्मीद से पूछा। निखिल, कार होने का क्या फायदा अगर ड्राइव नहीं कर सकते? एयरक्राफ्ट होने का क्या फायदा अगर उड़ा नहीं सकते? कार होने का क्या फायदा अगर ड्राइव नहीं कर सकते? एयरक्राफ्ट होने का क्या फायदा अगर उड़ा नहीं सकते? बस कोई ऐसा व्यक्ति ढूंढ लो जो कर सके। समस्या हल। सच में निखिल को समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करे, लेकिन फिलहाल उसने इस बारे में सोचना छोड़ दिया। बाद में सोचेगा। इसलिए वो महल वापस लौटा और अच्छी तरह आराम किया। अगले दिन सुबह उठने पर उसके सामने कई सिस्टम नोटिफिकेशंस लटक रहे थे। नोटिफिकेशंस हटाकर निखिल ने बेड साइड टेबल पर रखा फोन उठाया और बैंक मैसेज देखा। निखिल ने मैनेजर्स को कहा था कि इनकम हफ्ते के अंत में हैंडओवर होगी, इसलिए उसे सिर्फ मल्टीप्लायर के बाद का बोनस मिला था। अब सुबह के 7 बज चुके थे। वो बिस्तर से उठा और नीचे किचन में अपना ब्रेकफास्ट तैयार करने गया। खाना तैयार करने के बाद वो जिम में वर्कआउट करने चला गया। 1 घंटे बाद शावर लेकर वापस किचन में ब्रेकफास्ट के लिए आया। जिम में 1 घंटे से ज्यादा समय बिताने की वजह से खाना ठंडा हो चुका था। मजबूरन उसने ओवन में गर्म किया। फ्राइड एग्स, कई स्लाइस टोस्टेड ब्रेड और एक कप कॉफी। उसके बाद उसने फैसला किया कि पहले होम्सकोप प्रॉपर्टीज लिमिटेड जाएगा। महल का पूरा पेमेंट करना था। आखिर एक बिलियनियर के पास करोड़ों का छोटा सा कर्ज कैसे रह सकता है? बल्कि वो 20 मिलियन से भी कम था। वो सफेद शर्ट, नेवी ब्लू पैंट्स, सफेद स्नीकर्स
और ब्लैक लेदर जैकेट पहनकर तैयार हुआ। महल से निकलकर गैरेज गया। दीवारें अभी भी ऊपर थीं और कल से कुछ नहीं बदला था। स्विच पर जाकर फ्लिक किया तो सब नॉर्मल हो गया। सीढ़ियां और पाथवे जमीन में गायब हो गए। गैरेज में बेंटली कॉन्टिनेंटल जीटी, सुजुकी और बुगाटी वैरन थीं। अभी बेंटली बेंटेगा रवि, एग्नेस और चार्ल्स को दिए अपार्टमेंट में पार्क थी। फ्रेटलाइनर भी वहीं था। वो बेंटली लेकर कंपाउंड से निकला और सीधा होम्स को प्रॉपर्टीज लिमिटेड की ओर बढ़ा। करीब 30 मिनट में वो उस बिल्डिंग पर पहुंच गया जहां होम्स को प्रॉपर्टीज लिमिटेड थी। कार पार्क करके सीधे अंदर चला गया। निखिल का मौजूदा स्टाइल ज्यादा शो ऑफ नहीं था, लेकिन ये दिखाता था कि वो कम से कम कुछ प्रॉपर्टी अफोर्ड कर सकता है, किराए या खरीदने के लिए। इसलिए जैसे ही वो अंदर घुसा, एक लड़की आगे आई और स्वागत किया। हाय हैंडसम, क्या आप घर खरीदना चाहेंगे? लड़की मुस्कुराते हुए बोली, सॉरी, लेकिन मैं पेमेंट पूरा करने आया हूँ। निखिल ने ईमानदारी से जवाब दिया। उसने भीड़ देखी और नोटिस किया कि पहले वाली लड़की जो उसकी मदद करती थी वहां नहीं थी, इसलिए अब उसी पर निर्भर नहीं रह सकता था। क्या मैं मैनेजर से मिल सकता हूँ? उसने पूछा। लड़की बिल्कुल खुश नहीं हुई। आखिर उसे लगा था कि निखिल घर खरीदने आया है, उसे कमीशन मिलता। कौन जानता था कि वो इंस्टॉलमेंट पर लिया घर का पैसा देने आया है। सॉरी, लेकिन मैनेजर बिजी है, लड़की ने सादगी से जवाब दिया। उसके चेहरे से वो मुस्कान गायब हो चुकी थी जो स्वागत करते समय थी। निखिल ऐसे अचानक बदलाव से हैरान हुआ, लेकिन वो मजाक करने नहीं आया था। पेमेंट पूरा करके निखिलसन एंटरप्राइज के हेडक्वार्टर्स जैसी बिल्डिंग ढूंढने जाना था। तो यहाँ मेरी मदद कैसे होगी? निखिल ने पूछा। पता नहीं, शायद कल आ जाओ, लड़की ने थोड़ी चिढ़ के साथ जवाब दिया। निखिल ने भौहें चढ़ाई। अभी सुबह के करीब 9 बजे थे। इतनी सुबह मैनेजर इतनी बिजी कैसे हो सकती है कि उससे मिल भी ना सके? क्या तुम उसे बता सकती हो कि मैं आया हूँ? मुझे यकीन है वो मुझसे मिलेगी, निखिल ने कहा। सॉरी, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकती, लड़की ने जोर से सिर हिलाया। उनकी बातचीत ने बाकी सेल्स लेडीज का ध्यान खींच लिया। अभी उस फ्लोर पर कुछ ही क्लाइंट्स थे। 6 सेल्स लेडीज आईं और एक ने पूछा, क्या हो रहा है? अमन, ये लड़का यहाँ हायर परचेज से लिया छोटा सा घर का पैसा देने आया है, अब मैनेजर से मिलना चाहता है, अमन ने तिरस्कार भरे भाव से कहा। निखिल हैरान, क्या बकवास, उसने तो सबसे बड़ा घर खरीदा था और अब उसे छोटा घर खरीदने वाला बताया जा रहा है। ओह हैंडसम, अमन सही कह रही है, अभी हमारी मैनेजर काफी बिजी है, तो अगले हफ्ते आ जाना। अमन की बात सुनकर एक और लड़की बोली। निखिल स्तब्ध। एक दिन से पूरे हफ्ते तक कितना बड़ा फर्क। जैसे ही वो सोच रहा था कि बस हो गया, एक और बोली, तुम्हें अगले महीने आना चाहिए, तब मैनेजर से मिलने की ज्यादा संभावना होगी। नहीं, अगले साल बेहतर होगा। तो अब जाओ। हाँ, अब जाओ, रास्ता ब्लॉक मत करो। हाँ, यहाँ बहुत ट्रैफिक हो रहा है। निखिल बस उन्हें घूरता रहा, कुछ कहने को नहीं था। अगले महीने सबरीना क्या काम कर रही है जो पूरे हफ्ते बिजी रहेगी? रास्ता ब्लॉक कर रहे हो? तुम लोग ही तो मेरे चारों ओर जमा हो और पूरा फ्लोर लगभग खाली है। ये ट्रैफिक क्या बकवास है? उनकी बातें जितनी बोलती उतनी अजीब होती जा रही थी। इसलिए निखिल ने सबरीना को कॉल करने का फैसला किया, वरना ये सब संभाल पाएगा या नहीं पता नहीं। किसे कॉल कर रहे हो? एक लड़की ने उत्सुकता से पूछा। मैनेजर को, निखिल ने सच्चाई से जवाब दिया। लड़की ने तंज कसा, क्या तुम्हें लगता है मैनेजर अपना नंबर किसी को भी देती है? कॉल करके दिखाओ, मेरे सामने झूठ मत बोलो। निखिल ने सिर हिलाया क्योंकि बाकी लड़कियां भी बोलने वाली थीं। लगता था क्लाइंट्स के लिए लड़ने वाली ये लड़कियां आज एकजुट हो गई थीं। वैसे भी उसने सबरीना को कॉल किया। 2 रिंग्स में फोन उठा। दूसरी तरफ से सबरीना की हैरान और उत्साहित आवाज आई। हेलो मिस्टर निखिल, आप मुझे क्यों कॉल कर रहे हैं? वेल, मैं पेमेंट पूरा करने आया हूँ, लेकिन आपकी स्टाफ कह रही है कि आप बिजी हैं और मुझे अगले साल आना पड़ेगा। निखिल ने सबसे हाल की बात बताई। क्या? उन्हें हिम्मत कैसे हुई? सॉरी मिस्टर निखिल, मैं 1 मिनट में आती हूँ, सबरीना ने दूसरी तरफ से चिल्लाया। निखिल को सामान हिलने की आवाज सुनाई दी। लगता था सबरीना ऑफिस से भाग रही है। निखिल ने कॉल काट दिया। वो चुप रहा और सबरीना के आने का इंतजार करने लगा। हे, क्या कहा उसने?
हाँ, क्या कहा कि हमें निकाल देगी? किसी को मैनेजर बनाकर बुलाया है क्या? निखिल सोचने लगा कि क्या इन लड़कियों ने कोई दवा खाई है जो इतनी चिढ़ रही हैं। इसलिए उसने मुंह बंद रखा, चेहरे पर कोई भाव नहीं लाया और उनकी हर बात को अनदेखा कर दिया। उन्हें अनदेखा करते देख लड़कियां और गुस्सा हो गई। अब वे चिल्लाने और उसे परेशान करने वाले बताने लगी। एक छोटी भीड़ शो देखने के लिए जमा हो गई। शो तो चलना ही था, वरना चैनल सब्सक्राइब कौन करेगा? लेकिन निखिल ने कोई रिएक्शन नहीं दिया। लड़कियां और ज्यादा गुस्से में आ गईं। वे अपनी मर्यादा भूलकर गालियां देने वाली थीं कि तेज कदमों की आवाज आई। उसके बाद गुस्से भरी चीख सुनाई दी। तुम लोग क्या कर रही हो? ये सबरीना की आवाज थी। लड़कियां हैरान। सबरीना को गुस्से से आते देख उनके शरीर कांप गए। उसने कुछ को धक्का देकर निखिल के पास पहुंची, फिर हल्का सा झुककर बोली, मिस्टर निखिल, मुझे माफ करना कि आपको हमारी ये शर्मनाक साइड दिखानी पड़ी। लड़कियां स्तब्ध। फिर वे और ज्यादा पसीना बहाने लगीं, सोचते हुए कि निखिल की पहचान क्या है। अगर मैनेजर भी झुककर माफी मांग रही है तो वे कौन होती हैं? सिर्फ छोटी मोटी सेल्स पर्सन कि उसके सामने चिल्लाए। सबरीना की सच्चाई देख निखिल ने उसे मुश्किल में नहीं डालने का फैसला किया। कोई बात नहीं, कुछ बुरा नहीं हुआ। सबरीना ने राहत की सांस ली कि निखिल गुस्सा नहीं है। उसे और ज्यादा सम्मान हुआ क्योंकि दूर से ही उसने सुना था कि लड़कियां निखिल की बुराई कर रही थीं और चिल्ला रही थीं। फिर उसने नजर 6 लड़कियों पर डाली। तुम्हें पता है तुमने क्या किया है? पता है ये कौन है? ये प्रिंस एंड प्रिंसेस पैलेस खरीदने वाले हैं, मिस्टर निखिल वर्मा। सबरीना के शब्द 6 लड़कियों के दिलों में बम की तरह फटे। वे बस निखिल को खाली नजरों से देखती रहीं। आगे क्या करें समझ नहीं आ रहा था। इसमें वे अकेली नहीं थीं। बाकी दर्शक भी आंखें फाड़े देख रहे थे। इस पल से तुम होम्सकोप प्रॉपर्टीज लिमिटेड की स्टाफ में नहीं हो। अभी सामान पैक करो और निकल जाओ। सबरीना के शब्द सख्त और निर्णायक थे। उसे अच्छे से पता था कि निखिल कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसे नाराज किया जा सकता है। आखिरकार 30 मिलियन से ज्यादा में महल खरीदना, भले ही वो ओरिजिनल प्राइस ना हो, ये दिखाता था कि उसके पास कम से कम 100 मिलियन की एसेट्स तो होंगी ही। ज्यादातर लोग अपनी वेल्थ एसेट्स में रखते हैं, लेकिन इतनी बड़ी लिक्विड अमाउंट निकाल पाना, वो निश्चित रूप से बहुत अमीर व्यक्ति था। लड़कियां माफी मांगने लगीं, लेकिन सबरीना ने एक नहीं सुनी, इसलिए वे निखिल से माफी मांगने लगीं। आखिरकार होम्सकोप प्रॉपर्टीज लिमिटेड जैसी बड़ी रियल एस्टेट एजेंसी में सेल्स पर्सन की जॉब मिलना आसान नहीं था, लेकिन चाहे वे कितना भी गिड़गिड़ाए, निखिल ने उन्हें अनदेखा कर दिया। उसका तर्क साफ था, हर किसी को अपनी हरकतों की सजा भुगतनी पड़ती है। आखिर वे सेल्स लेडीज थीं और उन्होंने एक क्लाइंट को भगाने की कोशिश की थी। ये सेल्स पर्सन के चरित्र के खिलाफ था। ऊपर से उन्होंने उसकी बेइज्जती भी की थी। वो उन्हें सू करना भी कर सकता था, लेकिन ऐसे छोटे मोटे मामलों में समय बर्बाद करने का मन नहीं था। निखिल के माफ न करने पर लड़कियां उदास होकर चली गईं, लेकिन जाते जाते वे अमन को घूरती रहीं। अमन, तुमने कहा था ना कि उसने हायर परचेज पर छोटा सा घर लिया है। मुझे नहीं पता था कि वो बड़ा आदमी है। वो साधारण कपड़े पहने हुए था, इसलिए मैंने सोचा वो अमीर नहीं होगा। अमन ने अपराध बोध और धीमी आवाज में जवाब दिया। सोचा, पहले पूछने की बजाय तुमने अंदाजा लगाया। अब देखो हम खाना कैसे खाएंगी। मैं बैलेंस एकमुश्त सेटल कर दूंगा, निखिल ने कहा, जब उसे यकीन हो गया कि अब कोई परेशानी नहीं करेगा। सबरीना फिर से स्तब्ध रह गई। प्रिंस एंड प्रिंसेस पैलेस